भारत में पंचवर्षीय योजनाएं दीर्घकालीन उद्देश्य कर रहे हैं बच्चों। कक्षा 12वीं पार्ट 2। तो मैं हूं अनुपम शर्मा और आज हम समझेंगे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं। पहले तो हम जानेंगे उनकी परिभाषा, पंचवर्षीय योजनाएं क्या हैं, क्यों नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी और कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती हैं और दीर्घकालीन उद्देश्य। तो ये हम सब करने जा रहे हैं आज। तो आइए देखते हैं। अब हम करेंगे कुछ अवधारणाएं, है ना। आर्थिक नियोजन क्या है, पहले हमें ये जानना है। आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रणाली है जो संदर्भित करता है जिसके तहत केंद्रीय प्राधिकरण, अब इसमें प्राधिकरण कौन है? प्लानिंग कमीशन, जिसको हम आज बोलते हैं नीति आयोग, लक्ष्यों का सेट निर्धारित करता है। मतलब सेट का मतलब ये हुआ, कृषि में कितना उत्पादन होगा, गेहूं का कितना उत्पादन होगा, उद्योगों में मान लीजिए बिजली का कितना उत्पादन होगा वगैरह, और निर्दिष्ट समय के भीतर उन लक्ष्यों को प्राप्त करना। निर्दिष्ट समय कितना? 5 साल। और उसके लिए कार्यक्रम और नीतियों का सेट निर्दिष्ट करता है। उसको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीतियां बनाना। तो बच्चों, आपको पता है कि पहले जो भारत था अंग्रेजों के अधीन था, ठीक है, और उन्होंने हमारे अर्थव्यवस्था में, हमारी कृषि का, हमारे उद्योगों का, हमारा जो सर्विस सेक्टर था उसको बिल्कुल ही नष्ट कर दिया था। तो जब हमें स्वतंत्रता मिली 1947 को, तो हम पूरी तरह से, हमारी जो अर्थव्यवस्था थी ना, पटरी से उतरी हुई थी। तो उसको फिर से पटरी पे लाने के लिए प्लानिंग जरूरी थी। जहां पर पैसा बहुत कम है, रिसोर्सेज अभी सारे पड़े हुए हैं जिनको कि एक्सप्लॉयट करना है, तो इन सब में पैसे की आवश्यकता होती है। तो थोड़े पैसे में जो भी कुछ हमारे पास उपलब्ध साधन हैं उनको कैसे उपयोग में लाना है, उसके लिए नीति बनानी पड़ेगी। एक घर में भी जब सीमित आय होती है तो घर के सारे खर्चे उठाना, फिर उसके बाद हो सकता है कि कुछ ज़्यादा महंगे खर्चे हो सकता है इस महीने ना हो सके, अगले महीने पे पोस्टपोन कर दें, हो सकता है अगले साल पे कर दें। ऐसे ही ये अर्थव्यवस्था, इतनी बड़ा देश है तो ऐसे करना पड़ता है। तो इसको कहते हैं आर्थिक नियोजन। लक्ष्यों को निर्धारित करना, फिर नीतियां बनाना कि उन लक्ष्यों की प्राप्ति कैसे होगी। तो इन सब के लिए प्लानिंग कमीशन बना 1950 में, जिसको कि आजकल नीति आयोग कहते हैं। तो इस तरह से नीति आयोग बना और उसने पंचवर्षीय योजना के लिए उनको ये जो प्लानिंग कमीशन थी या नीति आयोग है, ये उनके लिए कार्य करता है। योजना की आवश्यकता, तो योजना की क्या, अभी हमने ऊपर बात की, लेकिन योजना में सिर्फ योजना बनाने से कुछ नहीं होगा। हर क्षेत्र में निवेश करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। योजना के प्रकार, तो एक तो होता है व्यापक। तो व्यापक में क्या होता है कि जो सरकारें हैं वो विकास और वृद्धि में सक्रिय भाग लेती हैं। जैसे हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था है, या समाजवादी है, जिसमें कि सिर्फ सरकारी क्षेत्र है, पब्लिक सेक्टर या निजी क्षेत्र तो होता ही नहीं। तो ये जो सरकारें हैं, चाहे समाजवादी हो चाहे मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें भारत है, हम कहते हैं मिश्रित में क्या है, दोनों हैं, निजी क्षेत्र भी है और सरकारी क्षेत्र भी है। तो सरकारें जो हैं अपना पूरा योगदान देती हैं वृद्धि में, विकास में की वृद्धि में और प्रक्रिया दोनों में भाग लेती हैं। निर्देशित नियोजन वो होता है जिसमें सरकारें सिर्फ, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, सरकारों का काम तो सिर्फ जो कानून व्यवस्था को देखना है और सरकार की देश की रक्षा को देखना है। बाकी उत्पादन कैसे हो रहा है वो सब मांग और पूर्ति की शक्तियों पे छोड़ देते हैं
प्राइवेट आदमी हैं, निजी लोग, वो अपने लाभ के लिए ही काम करते हैं। अल्पकालीन लक्ष्य और दीर्घकालीन लक्ष्य। अल्पकालीन तो 5 साल के हैं और दीर्घकालीन तो सभी योजनाओं के लिए। यानी अगर अल्पकाल में कृषि में उत्पादन को बढ़ाना है तो दीर्घकाल का लक्ष्य यह है कि मॉडर्नाइजेशन करना है, आधुनिक साधनों का उपयोग करना है इन अल्पकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के। तो ये एक दूसरे के सहायक हैं। और बच्चों, अब हम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। सबसे पहले होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है, निजी लोग काम कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र नहीं है। तो निजी लोग हैं तो उनका तो काम फिर अधिकतम लाभ कमाना है ही। वो फिर सरकार की जो भूमिका है वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने की है या देश की रक्षा करने के लिए। तो ये जो निजी लोग होते हैं ये अपने यहाँ लोगों को काम पे लगाते हैं, कम से कम मजदूरी देंगे, अपना लाभ अधिकतम करेंगे। तो इसलिए ये अपने लाभ को तो बढ़ावा देते हैं, सकल घरेलू उत्पाद को भी बढ़ाया जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। ये इसका एक गुण है। अवगुण क्या है? सामूहिक हितों की अनदेखी है। जो लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं लगभग सारी अर्थव्यवस्था में उनको नहीं देखा जाता, केवल अमीर लोग अपना लाभ देख रहे हैं। सामाजिक न्याय तो हो ही नहीं रहा। अमीर और गरीबों के अंतर बहुत है। अमीर लोग सारा लाभ ले जाते हैं, गरीब लोगों को बहुत कम दिया जाता है वेतन मजदूरी। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसकी उल्टी है। इसमें साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व है, मतलब सरकार का अधिकार। सभी उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार है, निजी क्षेत्र तो है ही नहीं। और कार्य जो भी हो रहा है समाज कल्याण के लिए हो रहा है। इसमें आय के वितरण में समानता होती है, क्योंकि भी सरकार तो सामाजिक न्याय के लिए काम करती है, तो इसलिए आय के वितरण में समानता होगी। इसका मतलब ये नहीं कि सबको एक सा, लेकिन जैसा जो काम करता है उसको उसका समान वेतन मिलेगा। ये नहीं है कि डॉक्टर और एक मजदूर को एक सा मिलेगा, लेकिन अगर डॉक्टर हैं 2 तो उनको एक सा, और मजदूर जो भी उनके हैं उनको एक सा। तो ये दोनों, सामाजिक न्याय भी चाहिए और विकास दर भी चाहिए। इसमें वृद्धि दर बहुत धीमी होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों हैं। सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्री है, जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, जहाँ पर मान लीजिए रेलवे है, पैसा कई सालों तक लगता रहता है, लाभ आने में बहुत समय लगता है, 20-20 साल लग जाते हैं। तो ऐसे हैवी इंडस्ट्री जो है सरकार अपने पास रखती है और समाज कल्याण के लिए काम करती है, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, है ना। आपको देखते हो फ्री एजुकेशन है, बच्चों को फ्री हेल्थ सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो सरकार सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है और निजी क्षेत्र जो है वो अपने लाभ के लिए काम करता है। तो उत्पादन में वृद्धि भी होती है और साथ में सामाजिक न्याय भी मिलता है। गुण क्या है? सकल घरेलू उत्पाद और सामाजिक न्याय दोनों हासिल किए गए, है ना। क्योंकि सरकार ने सामाजिक न्याय दिया और जो प्राइवेट है उसने अपने लाभ के लिए तो काम किया, लेकिन हमारे देश का या ऐसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो सकल घरेलू उत्पाद है यानी जीडीपी है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। दोष क्या है इसमें? कम उत्पादकता और दक्षता, क्योंकि सरकारी अब है तो आम लोगों के लाभ के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं, तो कम उत्पादकता होती है, स्किल नहीं है, और सबसे ज्यादा इसकी समस्या है भ्रष्टाचार। अब बच्चों हम करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के दीर्घकालीन उद्देश्य। तो उससे पहले हम सबको पता है कि इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल था, और जब हम स्वतंत्रता मिली तब हमारे पास कुछ नहीं था, उद्योग खत्म थे, एग्रीकल्चर खत्म था, हमारा व्यापार नहीं हो रहा था। तो ऐसे में कुछ हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया कि हमने प्लानिंग कमीशन बनी 1950 में, और हमारे पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई 5 मतलब 5 साल। तो 1951 से 1956 पहली बार 5 साल का, और ऐसे लगातार चलते रहे 2017 तक, 12वीं
पंचवर्षीय योजना चली। तो हर योजना के अलग उद्देश्य तो थे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले योजना में कृषि पे बहुत ध्यान दिया गया, और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश की गई। और सिर्फ कृषि नहीं, फिर सब जगह भी होते हैं वो टारगेट्स होते हैं, इतने अचीव करने हैं, उद्योग में इतना अचीव करना, सब बहुत सारी सभी वस्तुओं के लिए टारगेट्स निश्चित हो जाते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ दीर्घकालीन उद्देश्य उन्हीं के साथ चलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे अगर पंचवर्षीय योजना पहली है, दूसरी थी, सब में सब रोजगार को बढ़ाना और सब में हम मॉडर्नाइजेशन करना, आधुनिकीकरण करना वगैरह। तो ऐसे हमारे जो दीर्घकालीन उद्देश्य थे, सबसे पहला था सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, यानी कि उत्पादन में वृद्धि। तो जीडीपी मतलब होता है देश में सभी वस्तुओं के उत्पादन, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि। तो जितने प्लानिंग कमीशन को ये देखना था कि हमारे कितने संसाधन उपलब्ध हैं और कितने साधन जो हैं उनकी खोज करनी है, उनका उपयोग ही नहीं किया गया है। और प्रौद्योगिकी में सुधार, मतलब हमें आधुनिकीकरण करना है, अब नए नए तकनीकों का इस्तेमाल करना है, सभी क्षेत्रों का विकास। सिर्फ एक नहीं कि कृषि का करना है, बल्कि कृषि, उद्योग और आपका सेवा क्षेत्र है, उन सब का विकास करना है। उत्पादन के स्तर में वृद्धि करनी, उत्पादन को बढ़ाना है। देखो, उत्पादन को बढ़ाओगे, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगाओगे, जितने ज़्यादा उद्योग लगाओगे, उतने ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह द्वारा उत्पादकता में वृद्धि, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्पादकता में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि क्या होती है? पर हेक्टेयर, जो जैसे अगर कृषि है तो पर हेक्टेयर कितनी वृद्धि हो रही है, उत्पादन हो रहा है। उत्पादकता मतलब पर हेक्टेयर कृषि के उत्पादन में वृद्धि। ऐसे ही उद्योगों में होता है। फिर उसके बाद दूसरा था पूर्ण रोजगार, सभी लोगों को रोजगार देना। किनको? जो सक्षम है या योग्य है और जो काम करने के इच्छुक है, सबको नौकरी मिले, सबका विकास हो। सभी के लिए सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का यहाँ मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि पैसा कुछ ही हाथों में केंद्रित हो जाए, कुछ लोग बहुत अमीर हो जाए और कुछ लोग गरीब ही रह जाए। सामाजिक न्याय, सबको रोजगार मिले और एक काम के लिए एक जैसा समान वेतन मिले और सभी को सामाजिक न्याय मिले। आय का न्याय संगत वितरण, ऐसा ना हो कि अमीर बहुत अमीर हो जाए और गरीब बहुत गरीब हो जाए, तो उनके बीच के अंतर को कम करना। देखिए, ये जो प्राइवेट सेक्टर है, कभी कभी मजदूरों को बहुत कम वेतन देते हैं, खुद उनके लाभ का बड़ा हिस्सा उनके पास चला जाता है। तो इस विभाजन को कम करना, सभी के लिए विकास के जितने भी लाभ हैं वो सबको मिले, है ना। चाहे सामाजिक न्याय मिले, मतलब विकास जो हो रहा है देश में, ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों के पास हो और बाकी लोगों को ना मिले। आधुनिकीकरण सबसे मुख्य है, चाहे कृषि है चाहे उद्योग है। नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करना जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो। और हमारे देश में तो हरित क्रांति आई, जब हमने गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि कर ली, और कृषि के सभी उत्पादनों में हमने भी, हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। दूध क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, सफ़ेद क्रांति, दूध के उत्पादन में वृद्धि, और अभी आईटी क्षेत्र जो है, इन सब का बहुत विकास हो गया, 75 साल हो गए। तो ये सब हमने पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन ही हमने इन सबको बढ़ाया। आत्मनिर्भरता, पहले हम लोग जो खाद्यान्न के लिए और उद्योग के लिए, मतलब गेहूं चावल कुछ भी, सबके लिए दूसरे देशों से हम इंपोर्ट करते थे, क्योंकि हमारे देश में उत्पादन हो ही नहीं रहा था। और उद्योग, छोटी छोटी चीज़ें बाहर से, कपड़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी का सामान है और आपका इलेक्ट्रॉनिक है, जितने सामान है सब बाहर से आ रहे थे। अब वो सब हम अपने देश में उत्पन्न करें, आत्मनिर्भर हैं, और ऐसा हो भी चुका है। आर्थिक स्थिरता लाना, स्थिर बाजार की स्थिति, यानी ऐसा ना हो कि बाजार का मतलब यह है कि कभी बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाए, कभी बहुत ज़्यादा कीमतें गिर जाए, दोनों ही अच्छे नहीं होते।
तो मुद्रास्फीति मतलब कीमतों पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण की ज़रूरत है, नहीं तो आम जनता के लिए भी जीवन स्तर मुश्किल हो जाएगा, निम्न स्तर पे पहुंच जाएगा, है ना। अगर बहुत ज़्यादा महंगाई है तो गरीब आदमी के लिए फिर रोटी कपड़ा और मकान की मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और अगर अमीर आदमी है तो अगर मान लो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो उनकी लागतें उद्योगों में बहुत बढ़ जाएंगी, लाभ कम हो जाएगा। तो इस तरह से सबको इफेक्ट होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं हो। क्षेत्रीय विकास विभिन्न क्या है कि हमारे देश में कुछ राज्यों ने तो बहुत तेज़ी से प्रगति कर ली, बम्बई है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, लेकिन कुछ बहुत पिछड़े रह गए, जैसे कि बिहार है, असम है और कई क्षेत्र हैं। तो इन असमानताओं को दूर करना, वो कैसे दूर होंगी, जब इन क्षेत्रों में भी जो पिछड़े रह गए हैं उनमें भी ऐसी नीतियां बनाना कि उद्योग वहाँ स्थापित हो, कृषि के क्षेत्र में भी उन्नति हो और सेवा क्षेत्र में। तो इन असमानताओं को दूर करना है। अभी देखिए कि आप देखते हो कि दिल्ली जैसे शहर में आपका बम्बई जैसे क्षेत्र में बाहर के राज्यों से काम करने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि उनके अपने राज्य में कोई नौकरी वगैरह नहीं मिलती, उद्योगों का विकास नहीं हुआ है, तो वो भागते हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। तो इन असमानताओं को कम करना है, उद्योग खुले उधर भी कृषि में विकास हो, ताकि लोगों को नौकरी मिले और काम मिले। सामाजिक न्याय ये बहुत ज़रूरी है। गरीबी की रेखा का मतलब होता है कि वो लोग जिनको बेसिक जो ज़रूरतें हैं, जो रोटी कपड़ा और मकान की, वो भी नसीब नहीं होती। तो वो आबादी हालांकि काफ़ी कम हो गई है हमारे देश में, लेकिन फिर भी है। तो जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, है ना। उनको शिक्षा का प्रबंध करना, उनके स्वास्थ्य का प्रबंध करना। बहुत कुछ हमारे देश में होता है, मुफ्त शिक्षा है, सरकारी स्कूल बहुत खुले हुए हैं, स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, बहुत अस्पताल डिस्पेंसरीज वगैरह खुली हैं, लेकिन ये सब कई राज्यों में बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, कई में कम है। तो इन सबको सभी क्षेत्रों में बढ़ाना है। तो बच्चों, हमने देखा अभी पंचवर्षीय योजनाओं के दीर्घकालीन उद्देश्य। तो आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।